हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और जैसा कि हम लोग कॉन्सेप्ट किसका कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। और मैंने एक क्लास आप लोगों की करा दी है। नेक्स्ट क्लास हमारी, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट क्लास हमारी कौन सी होने वाली है, बायोट सावर्ट लॉ के ऊपर होने वाली है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी बोल सकते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हैं। और यहाँ से जन्म हुआ किसका, हमारा कॉन्सेप्ट का, किस कॉन्सेप्ट का, करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी मैग्नेटिक फील्ड को। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। हमने ये भी देख लिया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं इस क्लास पहले क्लास में ये सब सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि कितना हमारा प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर कितने अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और किसको, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हम इस क्लास में आज देखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और मैं मिस्टर फिजिक्स आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक नए एनर्जी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नई स्माइल के साथ आप लोगों के सामने। बस रिक्वेस्ट आप लोगों से बस यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, धड़ाधड़ दो चार चार लाइक करिएगा, दो बार लाइक मत कर दीजिएगा। और चैनल को भी एक बार या दो बार नहीं, एक बार या एक बार कर लो या 3 बार कर लो। ठीक है, तो 3 बार कर सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना या सब्सक्राइब कर देना, बात तो एक ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बायोट सावर्ट लॉ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि बायोट सावर्ट लॉ ने बता, ये भी हमारा 1820 के अंदर जैसे ही इन्होंने ऑरेस्टर ने हमारा एक्सपेरिमेंट दिया और ये बैठे हुए थे कि लाओ अब जैसे एक्सपेरिमेंट आ गया है हमारा, अब जाओ चलो काम किया जाए। दोनों लोग अलग अलग थे, बायोट सावर्ट लॉ। अब अगर हम इसके फिगर की बात करें तो उन्हें एक एज्यूम किया कि एक करंट कैरिंग वायर है हमारे पास, जिसकी हम मान लेते हैं एक्स वाई इसकी डायरेक्शन। ठीक, एक करंट कैरिंग वायर मान लेते हैं, यहाँ एक पॉइंट पी, यहाँ एक पॉइंट है जिसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट बोलते हैं। इन्होंने माना कि एक पॉइंट यहाँ पे है पी, इस साइड हमारा पॉइंट पी है जिसमें इन्होंने क्रॉस से डिनोट किया, और इस साइड हमारे पॉइंट पी डैश है जिसको उन्होंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, दोनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, एक डॉट से है एक क्रॉस से है। वो क्यों होता है तो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहले हम समझते हैं कि डायग्राम क्या था हमारा। अब यहाँ की डिस्टेंस हम मान लेते हैं, इसकी डिस्टेंस आर है और यहाँ की भी डिस्टेंस कितनी है, आर है। यहाँ की भी डिस्टेंस आर है। और ये जो चार्ज, ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा जो है वो किस में है, एयर या वैक्यूम में। सारा एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो एज्यूम कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें एयर या वैक्यूम के अंदर ही है। ठीक, अब मान लेते हैं इस वायर के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर के अंदर जिसकी लेंथ एल है। इस पूरी वायर की जो लेंथ है वह एल है। लेंथ कितनी है इसकी, लिख लेते हैं, लेंथ है वायर की एल। ठीक, अब क्या किया जाए, लेंथ एल है, हमने दो पॉइंट भी सेलेक्ट कर लिया, एक उधर सेलेक्ट कर लिया, एक इस तरफ सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि क्यों किया है, क्योंकि अभी मैंने जब ऑरिस्टर का एक्सपेरिमेंट बताया था तो मैंने डायरेक्शन चेंज करी थी, करंट की डायरेक्शन चेंज करी थी, तो इसी वजह से मैंने दो पॉइंट यहाँ पे लिए हैं, ये रीजन है उसका। ठीक है, अब क्रॉस और डॉट का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं हम। जब कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ जाते हुए दिखेंगी, मतलब अंदर की तरफ ये करंट कैरिंग वायर है और इसके अंदर की जाते हुए दिखेंगी, तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। और बाहर आते हुए दिखेंगी तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। याद करने का तरीका, अब याद कैसे किया जाए भाई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस क्रॉस और डॉट को याद कैसे किया जाए। तो देखो, एक हम मानते हैं एक एरो होती है, तीर देखी है, चढ़ा के मार देते हैं, तो तीर में जो पीछे का हिस्सा होता है वो ऐसा होता है, क्रॉस साइन में होता है। देखा है ना, जो धनुष बाण चलाते हैं उसका पीछे जो हमारे पास जो एरो होता है उसका पीछे का हिस्सा कैसा होता है, क्रॉस होता है। तो क्रॉस तुमको कब दिखेगा, वो जब वो क्रॉस तुमको, ये क्रॉस है मान लो, ये क्रॉस कब दिखेगा, जब वो तीर अंदर की तरफ जा रही होगी। और जब बाहर की तरफ आ रही हो तो इसका सेंटर पॉइंट दिखेगा, वो जो डॉट सा जो हमारा एरो होता है उसका डॉट पॉइंट दिखेगा। तो जब बाहर की तरफ आ रही, ये ऐसे आपके बाहर आ रही तो डॉट दिखा, और जब हमारी तरफ आ रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो क्या दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। ये याद करने का। तो जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ जा रही होती हैं तो हमें क्रॉस से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और जब बाहर की तरफ आ रही होती है तो डॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब जब ये ऐसे जाएगी तो अंदर ऐसे जाएगी, बाहर ऐसे निकलेगी, तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे ही तो बनेंगी। तो यहाँ इस तरफ बाहर और इस तरफ क्या, अंदर की तरफ जाते हुए दिखेगी। ठीक, यही कॉन्सेप्ट है हमारा डॉट और क्रॉस का। ठीक है,
डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट मत समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अब करना क्या है, अब हम मान लेते हैं कि हमें एक एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हुए सारी चीज़ों को हम मान लेते हैं एक स्मॉल करंट एलिमेंट है हमारे पास, जो हमारा क्या होगा, आइडियल होगा। करंट एलिमेंट है वो कितना होगा, आइडियल होगा, क्योंकि टोटल लेंथ एल थी तो स्मॉल लेंथ कितनी हो जाएगी, डीएल हो जाएगी। स्मॉल लेंथ कितनी हो जाएगी, एलिमेंट है एक, इसी का छोटा सा पार्ट है, छोटा सा बच्चा है इसी का, तो हमारा क्या होगा, डीएल कहलाएगा वो, ठीक है। तो आइडियल हमारा क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट हो जाएगा। इसके बीच की जो डिस्टेंस हमने कितनी मानी थी, आर। करंट एलिमेंट और प्लस जो पॉइंट हमने अज्यूम किया है उसके बीच का एंगल कितना है, कितना, थीटा एंगल है। एंगल कितना बनना है, थीटा। ये डिपेंड करेगा थीटा पे, हमारा मैग्नेटिक फील्ड थीटा पे भी डिपेंड करती है, ठीक। तो सबसे पहली चीज एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहली चीज क्या बताई हमारी, कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, टू द करंट, टू द current flowing through the conductor, through the conductor। इस कंडक्टर के पास जो कंडक्टर में, इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो, अब देखो इसमें करंट एलिमेंट को रिस्पेक्ट में माना है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, डी भी होगी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, आई के होगी। ये पहला आया। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, कि सुनो इधर सुनो, क्या दूसरी बात बताई, कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लेंथ कितनी है, डीएल है। डीएल लेंथ ही तो मान रहे हैं, एज्यूम हम डीएल लेंथ ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट, ठीक। मतलब क्या, कि जो डी भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डीएल के भी होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डीएल के होगा। अब तीसरी बात क्या बताई, और सुनो इधर आओ, और तीसरी बात क्या बताई, इन्होंने बोला कि जो हमारा एंगल होगा, एंगल, तो मैंने बोला था ना अभी, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी एंगल पे, इट इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल थीटा, साइन ऑफ द एंगल थीटा। मतलब डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा का। ये तीसरी बात होगी। और एक आखिरी बात इन्होंने ये बताई, तीन बातें तो बता दी हमने, टॉलरेट कर लिया, सुन लिया। चौथी बात बताने चले वो भी सुन लेंगे, पांचवी बात में नहीं सुनेंगे। हम इसी में रिजल्ट निकाल के दिखाओ, हम नहीं जानते, इतना बच्चों को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, या इतना बच्चे ना पढ़ पाएंगे, ठीक है। कहेंगे रहने दीजिए, रहने दीजिए, इनका पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है हमें। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between them, square of the distance of the distance। और डिस्टेंस कितनी मानी थी, मैंने अभी बताया था, डिस्टेंस कितनी थी, करंट एलिमेंट से लेके पी पॉइंट तक की। ये इधर भी सही है, उधर भी सही है। फर्क क्या है, यहाँ करंट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ जा रही, यहाँ बाहर बाहर की तरफ आ रही। तो डीबी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, आर स्क्वायर का होगा, आर स्क्वायर का। तो ये इक्वेशन पहली, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट की होगी। दूसरी क्या बात बताई, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट लेंथ के। और तीसरी बात इन्होंने क्या बताई, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ द एंगल। और चौथी बात इन्होंने क्या बताई, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट पी। जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है और उसके बीच की करंट एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो भी स्क्वायर टर्म में, ठीक। अब तीनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर दूं, आपके तीनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर दूं, यहाँ कर दे रहा हूं मैं कंबाइन, तो रिजल्ट हमारा क्या निकल के आया, कि जो डी बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आई के होगा, डीएल के होगा, साइन थीटा के होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारा क्या निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया जो बायोट और सर्वट ने दिया कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ द एंगल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट। ठीक, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, तो साइन हटाने के बाद हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एक और बला आ गई, और यही हमें रिलेशन बताएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने एप्सिलॉन नॉट का टर्म बताया था आप लोगों को, और यहाँ एक और नया चचा आ गए हैं उसके, म्यू नॉट। आइडियल, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन ही हो रही है कि आप लोगों को दिख रहा है प्रॉपर तरीके से कि नहीं दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लूंगा आप लोगों का। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये थी हमारी प्रूफ किसका, बायोट सर्वट लॉ का। आप लोग नोट कर लिए, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ। दिख तो रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, एकदम झकास दिख रहा है यार, तुम लोग क्या। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं आप लोगों का। क्या बोला कि जो करंट होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट का, जितना करंट हमारे वायर के अंदर फ्लो हो रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का, अभी मैंने करंट एलिमेंट माना है तो इसका लेंथ मैंने डीएल ही सेलेक्ट किया हुआ है, और इट इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल, जो साइन थीटा आ गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट पी। ठीक, चाहे ये इधर हो और चाहे वो उधर हो, डिस्टेंस दोनों की सेम है, बराबर है, तो हम किसी तरफ भी मान सकते हैं। ठीक, और तीनों को रख दिया, उठा के सबको रख दिया, चारों को, और हमारा एक एप्सिलॉन नॉट का कांस्टेंट आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में, अब चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं ऊपर वाला रफ किए दे रहा हूँ। क्योंकि हमें चीड़-फाड़ करना है जो प्रूफ आया है उसका। क्या चीड़-फाड़ करना है? सबसे पहली चीज़ है कि हमने अभी आप लोगों को बताया कि जो रिजल्ट निकल के आया वो कितना आया है, हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब बात करेंगे कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, किसमें, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो इसका वेक्टर फॉर्म होगा वो डी बी इज इक्वल टू, आई बाहर आ जाएगा क्योंकि आई इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे कौन सा होता है, स्केलर होता है, टेंसर क्वांटिटी के अंदर आता है। और डीएल, अच्छा डीएल में हम जब साइन थीटा आता है तो क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, आर अपॉन आर क्यूब, ये इसका होता है वेक्टर फॉर्म, किसका, बायोट सर्वट लॉ का वेक्टर फॉर्म होता है। कई बार एक नंबर में हमारा पूछ लेता है, हमने ये चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप लोगों को कूलम्स लॉ में भी बताया था, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म या इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। यहाँ भी बायोट सर्वट लॉ का भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म होता है, जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं पूछने के, क्योंकि जो फेमस डेरिवेशंस होते हैं उनमें ये सब चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। ठीक, वो डिपेंड करता है कि कैसे किस हिसाब से मूड है। अब चलो, ये तो हो गया। अब हमने एक गलती करी, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, और ध्यान दिया है तो अपनी पीठ पे अपने आप को थपथपा लो, क्योंकि हम तो आ नहीं पाएंगे, तो तुम ही थपथपा लो। हमने यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं लिखा है। ठीक, अब हुआ ये वेक्टर फॉर्म ऑफ किसका, बायोट सर्वट लॉ का। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज म्यू नॉट। व्हाट इज म्यू नॉट? तो म्यू नॉट होता है हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है सर? अभी तो आप बताए थे एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता था। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पर म्यू नॉट हमारा क्या होता है, परमिएबिलिटी। फर्क है, दोनों में फर्क है, एक फर्क है इसमें और उसमें 19 लाख का फर्क है। क्या फर्क है कि वो जो हमारा क्या था, परमिटिविटी था, और ये हमारा क्या है, परमिबिलिटी है। क्या है, परमिबिलिटी है। ठीक, और इसकी जो वैल्यू निकाली गई हमारी वो कितनी आई, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और इसकी यूनिट क्या आई, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर।
ये हमारी क्या थी, वैल्यू थी। अब आपने तो म्यू नॉट की बता दी, पर हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की क्या रखेंगे भैया? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में तो सिर्फ 4 पाई ही तो दिक्कत कर रहा है ना, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये हमारी किसकी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। डायरेक्टली पुट करनी है आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस, ठीक। तो म्यू नॉट होता क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर आप लोग म्यू नॉट का डायमेंशन लिखना चाहें, डायमेंशन, तो म्यू नॉट का डायमेंशन होता है MLT-2 A-2, MLT-2 A-2। मैं प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, 11th में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे निकालते हैं हम लोग डायमेंशन। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ML2T-2 A-2, ये हम फॉर्मूले से ही निकालते हैं, इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हो गया, नोट कर लीजिए इसको। बहुत तेज भूख लग रही है, पानी पी पी के जीवन चला रहा हूं किसी तरीके से। अगर चक्कर वक्कर आ गया तो फिर तुम ही लोग समझना। ये अब क्या करना है, म्यू नॉट बता दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू बता दी, सब कुछ बता दिया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब बताना है रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बीच में क्या संबंध होता है, क्या है ऐसी चीज, क्या है जो इन दोनों के बीच में है, हमें बताओ। क्या ये लोग प्रेम प्रसंग चला रहे हैं अपना? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कौन सा, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। नाम नहीं लिख रहा हूं, म्यू नॉट मतलब परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कितना परमिट करता है चार्जेस को एक्सपीरियंस करने में, क्या फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या रिलेशन होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया म्यू नॉट हमारा क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ कूलम, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10⁻⁷, ठीक, 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अभी अगर बात करें, हम बात किसकी करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, क्या होता है, 9 इंटू 10⁹, ठीक है। कूलम मीटर स्क्वायर ऐसे ही होता है ना, कूलम होता है, उसमें आता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो हमारा ये इधर जाएगा, न्यूटन नहीं, यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब लिखना है डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम पाएंगे क्या पाएंगे, मन का सुकून पाएंगे। डिवाइड करो, अगर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो देखो ये हमारा जब डिवाइड होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जब डिवाइड होगा, और यहाँ 10⁻⁷ से होगा, और यहाँ किससे होगा, 9 इंटू 10⁹ से होगा। जब डिवाइड होगा तो 4 पाई तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से क्या होगा, हमारा 1/ε0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1/ε0, और यहाँ हमारा क्या आएगा, म्यू नॉट आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन क्या आएगा, एक दूसरे 1/ε0 आ जाएगा, और इधर हमारा क्या आ जाएगा, हाँ, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/9 इंटू 10⁹, और -7 नीचे जाएगा, +7 हो जाएगा। तो 7 और +9 कितना होता है, 16 होता है। तो 1/9 इंटू 10⁻16, ठीक, ये आ गया। अब बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा और लॉन्ग मेथड में लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत?
3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 8 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, किसकी? सी की। सी मतलब क्या? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/c² के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? c²। तो एक को तो इधर भेजना ही पड़ेगा, या हम मान लेते हैं कि अगर c² को इधर भेज दें तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√, का म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, और ये रिलेशन है बिटवीन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में। ठीक, सबसे पहले मैंने वैल्यू पुट करी, दोनों की वैल्यू डिवाइड कर दिया, दोनों इक्वेशन से 4 पाई कैंसिल हो गए, 1/एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ आ जाएगा 9 × 10 की पावर, यहाँ पे 10 की पावर -7 था, नीचे जाएगा +7 हो जाएगा। ये आ गया 9 × 10 की पावर 16। मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में 3 × 10 की पावर 8 लिख सकता हूँ। ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है, तो 1/c² के बराबर आ गई। c² को इधर भेजेंगे, फिर अंडर हटाएंगे, तो c = 1/ क्या आ जाएगा? √एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। ये हमारा था रिलेशन बिटवीन परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। और ये है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, यहीं से हमारा यहाँ की क्लास होती है ख़त्म, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ें और हैं, जब दोनों चीज़ें आई हैं तो कंपैरिजन में मैं ओरली बता दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमारा बायोट-सावर्ट लॉ आया था, और हमारा जो कूलम्ब्स लॉ आया था, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या होती है। अगर हम एक दो सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ये भी 1/r² है, वहाँ भी 1/r² होता है। ठीक है, तो दोनों एक कॉमन होता है दोनों के बीच में कि ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे हमारा जो चार्ज था, जो चार्ज का एलिमेंट था डी क्यू चार्ज का एलिमेंट था, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। पर यहाँ पे जो हमारा करंट एलिमेंट आइडियल आया था, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये एक दूसरे में डिसिमिलैरिटी भी बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और हमारा जो फोर्स होता था वो डिपेंड करता था किस पे? चार्जेस पे और रेडियस पे। और यहाँ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिपेंड करती है किस पे? करंट पे, हमारा लेंथ ऑफ द वायर पे, और एंगल पे, जो हमारा करंट एलिमेंट और पॉइंट के बीच में एंगल बनेगा, और साथ साथ रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। ये हमारा था टॉपिक, बायोट-सावर्ट लॉ का रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। और मैं जल्दी से जल्दी जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।